चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे सिद्ध किया जाता है R बराबर 2F फिजिक्स, जो आपके एक चैप्टर है 10th क्लास में, यानी मैट्रिक एग्जाम जो हमके देने वाले बच्चे हैं 2022 में, उनके लिए बहुत VBI साबित हो सकता है। जो सिद्ध करने के लिए आता है R बराबर 2F या F बराबर R बटा 2, बात एक ही है। तो ये सिद्ध करने के लिए आता है तो उसमें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो 5 नंबर एग्जाम में दिए जाते हैं। इसके बारे में हम एक वीडियो में पूरे बता देते हैं, और इससे पहले वाले वीडियो यदि आप नहीं देखें तो उसको जाकर के देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरे ऑब्जेक्टिव को, एक चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो कर करके पूरे अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। और इससे पूरी आप लोग को अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगी और अच्छी तरह से पढ़ करके अच्छा मार्क्स से पास कर सकते हैं। और ये 5 नंबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 5 नंबर के, इसलिए हम इसको भी सिद्ध कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बस कुछ भी इसमें भारी नहीं है, बिल्कुल आसानी से देखने के बाद है, देखिएगा बहुत आसानी से समझ में चलेगा। इस फिगर को देखिए आप लोग, फिगर यहाँ पे हम फिगर बना दें बिल्कुल फ्रेश। फिगर को देखिए, और फिगर के अनुसार इसमें मान लीजिएगा, मानिएगा माना कि M और M डैश, माना कि M और M डैश एक कौन दर्पण है। इस हम अवतल दर्पण में इसको सिद्ध करते हैं। आप लोग चाहे तो उत्तल दर्पण में आएगा, तो उत्तल दर्पण में भी आप लोग सिद्ध अपना से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में, ठीक है। चलिए हम बताते हैं इसमें क्या होगा। सबसे पहला बात, इसमें क्या होगा वो समझिए। देखिए इसमें होगा R बराबर 2F या F बराबर R बटा 2 है। तो पहले मान लीजिएगा माना कि ये आपको कौन सा दर्पण दिखाई दे रहा है, इसका अंदर वाला भाग धंसा हुआ है ना, तो जिसे धंसे हुए भाग होते हैं उसे कौन दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण, तो ये कौन सा दर्पण हुआ है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो मान लीजिए M और M डैश, यहाँ तक नहीं अवतल दर्पण मानिएगा। तो मान लीजिए माना कि M और M डैश एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा भारी आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि बगल में कुछ है प्रोग्राम, इसलिए आ रहा है। चलिए तो माना कि M और M डैश एक अवतल दर्पण है, जिसका इसमें देखिए, इसको क्या बोलते हैं, P से पुल होता है। पुल का मतलब ध्रुव, जिसका यानी मध्य बिंदु, यानी कि इसका अवतल दर्पण का मध्य बिंदु, इसको सेंटर बोल सकते हैं आप लोग। तो इसका ध्रुव क्या है, P है, जिसका ध्रुव P है। चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोग का, जिसका ध्रुव क्या है, P है। बढ़िया से इसको देख करके एक बार, 2 बार, 5 बार, 6 बार देखिएगा वीडियो को, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में जाए, ठीक है। और इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। नोट करने से आपको ये फायदा होगा कि जब मन तब देख सकते हैं, या ऑनलाइन भी हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, उसको कोई दिक्कत ना है। जिसका ध्रुव क्या है, P है, तथा वक्रता केंद्र C है, तथा वक्रता केंद्र क्या है, C है। इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये क्या है, हमारा वक्रता केंद्र है। इसको क्या नाम दे दिया हम, C है। वक्रता केंद्र क्या कहें, C है। जो डॉट लाइन से मिला हुआ है यही वक्रता केंद्र, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, डॉट लाइन से जो मिलाया गया है वो वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है, C है। यहाँ पे जो चीज़ फिगर में देखा जाता है उसी चीज़ को मान लिया जाता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ देखिए, A से B तक एक रखा गया है, उसका नाम कुछ लिख देते हैं। AB एक अक्ष, AB एक अक्ष P और C के बराबर है ना। इस देखिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर के इसमें मैथ की भाषा में इसको समांतर बोला जाता है, तो लिख देते हैं समांतर है। AB एक PC के समांतर है, PC के समांतर है, ठीक है। PC के समांतर है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि समांतर उसी चीज़ को कहा जाता है जो आपस में बराबर होता है। जैसे कि हम लोग ट्रेन के देखते हैं पटरी, तो क्या होता है, समांतर होता है। इसलिए जो, क्योंकि एक दूसरे के बिना एक अधूरा है, तो इसके सामने है, इसके बराबर है, जस्ट देखने में इसके जैसा, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, समांतर कहलाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें समांतर है तथा इसके निकट भी होगा, ये भी लिख देते हैं कुछ लोग, तो चलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। बताइए, उसके बाद देखते हैं परावर्तन लिखते हैं, परावर्तन हो गया। और परावर्तन के बाद इसमें लिख देते हैं भाषा हम, परावर्तन के बाद देखिए कैसे, यहाँ से गया और यहाँ से परावर्तन के बाद किससे होकर लौट गई है, F से होकर के गुजरी ना, F से। परावर्तन के बाद किससे गुजर रही है, ये रेखा F से होकर गुजर रही है। यहाँ पे अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद ये F रेखा है, यहाँ से गई और यहाँ से क्या हो गई, गुजर गई। तो लिखते हैं परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है, F से होकर गुजरती है, F से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग को दिक्कत ना होना चाहिए, F से होकर गुजरती है। साथ ही इसमें एक और चीज़ लिख लेते हैं, C से किसको मिला दिए हम,
सी से लेकर के बी को मिला दिया वक्रता केंद्र वाला को, गुजरती है सी से बी को मिलाया, सी से बी को मिलाया, सी से बी को मिलाया। यहाँ तक हमारा भाषा बहुत ही कंफर्टेबल है, यहीं तक रह देते हैं। उसके बाद हम इसमें आगे थोड़ा जो हमारा प्रोसेस है, जिसको क्या किसको क्या मानना है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे एक चीज़, कोण ए बी और सी, यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर के ए बी, ये डॉट लाइन जो मिला हुआ है यहाँ तक आ गया हमारा सी। इसमें देखते हैं तो लिखिए कोण ए बी सी बराबर कथी मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोण ए बी सी बराबर आई। चलिए यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, ए बी सी बराबर आई। जो आई कौन कौन है, आपतन कोण है। कौन कौन है, आप तो लिख लीजिए क्वेश्चन में, आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब देख लेते हैं कोण सी बी एफ, देखिए ए बी सी, इसको बी है, यहाँ के बिंदु बी है, तो सी तक हो गया आई, कौन कौन आपतन कोण, और सी बी एफ में कौन कौन हो जाएगा, परावर्तन कोण। कौन कौन होगा, परावर्तन। तो मान लीजिए कोण सी बी एफ बराबर कथी दिया है, आर। आर कौन कौन इसमें कहलाएगा, परावर्तन, क्योंकि ये परावर्तन के बाद मिल रहा है तो हो जाएगा ये परावर्तन कोण। और आपतन कोण पहले जाते में मिल गया यहाँ पे, और उससे लौटने के बाद ही रेखा के बीच में कौन बन रहा है, तो आर हो जाएगा परावर्तन कोण। यहाँ तक कोई दिक्कत। और इसको मान लेते हैं पी से एफ को क्या मान लेते हैं, पी से एफ को हम मान लेते हैं फोकस दूरी, तो इसको एफ से सूचित कर देते हैं। और लिख लेते हैं यहाँ पे माना कि पी एफ बराबर एफ, छोटी एफ मान लेते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। पी एफ बराबर हम एफ मान लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पी एफ बराबर एफ मान लिए, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, को मान लेते हैं, वक्रता त्रिज्या को भी मान लेते हैं। पी से सी तक को क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर यानी रेडियस। और इसमें कॉमा दे के मान लेते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या पी से सी को क्या मान लेते हैं, आर। पी सी बराबर आर। यहाँ तक कोई परेशानी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पी सी तक आर मान लिए, तो सिद्ध क्या करना है वो देख लीजिए। पहले सिद्ध करना है, वो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है वो देखिए, हम उसी को सिर्फ बताते हैं। सिद्ध करना है कि एफ बराबर आर बटे 2, ठीक है। सिद्ध करना एफ बराबर आर बटे 2। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ना होइएगा कि क्या सिद्ध करना है। चलिए प्रमाण देते हैं, यानी इसको प्रूफ हम देते हैं, प्रमाण कैसे सिद्ध करना है वो देखिए। प्रमाण में क्या लिखते हैं, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर कथी होता है, परावर्तन कोण। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहाँ लिख लीजिएगा परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम, ठीक है। परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। उसके बाद आगे इसमें देखते हैं हम, आपतन कोण परावर्तन कोण को मान लिया बराबर, तो आपतन कोण क्या है, ए बी सी बराबर सी बी एफ हो जाएगा। कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, आपस में दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। चलिए उसके बाद इसमें देख लेते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण तो हो गया। उसके बाद देखते हैं ए बी के बारे में देख लेते हैं क्या इसका, उसके बाद इसमें है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ए बी जो है, इसमें ए से बी तक वो सी से पी तक के बराबर है ना, ए बी, तो इसको लिख देते हैं ए बी समांतर सी पी, ए बी समानांतर सी पी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। ए बी समांतर है सी पी, और सी बी इससे क्या है, मिलती है, तो लिख लेते हैं और सी बी इससे मिलती है, और सी बी इससे मिलती है, सी बी इससे क्या होती है, मिलती है, सी बी इससे मिलती है। चलिए यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। सी बी को मिला दिया हम, सी बी के मिलाने के बाद देख लेते हैं कि ए बी सी और सी बी आपस में तो बराबर यहाँ पे लिख दिए हम। इसको लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट यहीं पे कर देते हैं, और लिख लेते हैं कामना कौन से बराबर होगा, तो एकांतर कोण से। कौन कौन, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे इसको एकांतर कोण से हम बराबर कर देते हैं, एकांतर कोण से आपस में बराबर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इसमें इसको समीकरण हम क्या करते हैं, इसको नहीं मानते, चाहे रहने दे, इसको आगे लेकर के मान लेते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं, चूँकि कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, इसको मान लेते हैं समीकरण यहाँ पे फर्स्ट है, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। दोनों आपस में क्या हो गया,
यहाँ पे CBF नहीं BCF कर लेते हैं, BCF, ABC बराबर BCF, यहाँ पे BCF मान लेते हैं, ठीक है। ये CBF मान लेते हैं, ये BCF मान लेते हैं। ये दोनों का करते हैं कौन, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। दोनों का ना कौन सा बराबर होगा, एकांतर कौन सा बराबर होगा, कौन ABC बराबर कौन BCF, ये कौन कौन से बराबर, एकांतर कौन से बराबर। तो लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हम पाते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमको मालूम चल गया कि CBF और BCF आपस में क्या है, बराबर है। यानी ABC और यहाँ पे देखिए फर्स्ट में ABC, तो इस बराबर CBF, दोनों इसका बराबर ही है तो इसके बराबर ही है, यानी कि दोनों आपस में भी क्या होगा, बराबर होगा। तो कौन CBF बराबर कौन BCF। यहाँ तक कोई परेशानी, आगे बढ़ते हैं। अर्थात है BCF को हम कौन कौन कह सकते हैं, ये और ये भुजा आपस में इसका बराबर समद्विबाहु कौन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको मानिए लेते हैं, लिख लेते हैं त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ तक हो गया, उसके बाद आगे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से देखते हैं अतः के बाद, ठीक है। यहाँ पे अतः कर लेते हैं, अतः इसमें क्या हो जाएगा, BF जो होगा किसके बराबर होगा, PF के बराबर हो जाएगा। तो लिख लेते हैं BF बराबर PF। यहाँ तक कोई परेशानी, BF बराबर PF। और मान लेते हैं अब माना कि दर्पण का द्वारक, माना कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है। इसलिए बिंदु P, इसलिए P बिंदु के बहुत ही निकट है, इसलिए P बिंदु का बहुत ही निकट है, इसलिए P बिंदु का बहुत ही क्या है, निकट है। यहाँ तक क्लियर है। और मान लीजिए इसलिए BF बराबर क्या हो जाएगा, PF, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, BF और FC, जो BF और FC माने थे उसको हम क्या कर लेते हैं, आपस में बराबर कर लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में माने थे BF बराबर क्या माने थे, हम PF माने थे, ठीक है। तो उसको कर लेते हैं समीकरण एक हो गया, दो हो गया। उसको एक छूट गया था चीज़ हमारा कि कौन BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज था, वहाँ पे हम एक मानना छोड़ देते समीकरण 3 को, क्योंकि BF बराबर FC तो है, तो BF बराबर FC भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इस समीकरण 3 इसको मान लिए, 2 मान लिए, 3 मान लिए, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 4, ठीक है। यानी समीकरण 4 तक हम कर लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से मान लेते हैं। तो 3 और 4 से क्या हो जाएगा, PF और बराबर हो जाएगा FC, PF बराबर क्या हो जाएगा, FC। तो अब इससे मालूम चल गया हमको कि P जो है F जो है PC का क्या है, मध्य बिंदु, F है PC का मध्य बिंदु, F है PC का मध्य बिंदु, यानी बीच वाला बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। F PC का मध्य बिंदु है। इस प्रकार इसलिए क्या हो जाएगा, PF मध्य बिंदु है तो PC बटे 2 होगा, PC बटे 2। और अब जब इसका मान रखेंगे PC की जगह पर रखेंगे कितना, PC को क्या माने हैं, P से C तक को R मान के चले थे, तो अभी हो जाएगा PF को क्या माने थे, पहले ये देख लीजिएगा। PF से लेकर के यदि चलेंगे, चलो इसका मान रख के बताते हैं डायरेक्ट। अब PF तथा, यहाँ पे थोड़ा लिखने में, PF तथा PC का मान रखने पर, PF तथा PC का मान रखने पर, PF और PC का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, PF बराबर F था और इसको R बटा PC को R माने थे, तो PC बराबर R बटा 2, या इसको क्रॉस गुना करेंगे, R में कुछ नहीं तो बटा में 1 था, R में 1 से तो R में 1 से तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। बराबर 2 में F से था 2F, हो गया PD। यही दिए जाते हैं आपके एग्जाम में 5 नंबर के। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।